चलिए देखते हैं मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज। अब ये मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज क्या है, तो इसे समझते हैं कि ये सबसे सिंपल फॉर्म होता है, सबसे सिंपल प्रैक्टिकल फॉर्म होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है ना। अब इसका पर्पस क्या होता है, इसको यूज किस लिए करते हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इसका यूज होता है, हमारे पास एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस हमें नहीं पता है। सपोज देयर इज अ स्मॉल पीस ऑफ वायर एंड वी आर नॉट नोइंग द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। तो हम इसकी मदद से मीटर ब्रिज की मदद से हम उसकी रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं। रेजिस्टिविटी के लिए हमें थोड़ा सा वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज जैसे इंस्ट्रूमेंट भी यूज करने पड़ेंगे। हमें इस वायर की लेंथ मेजर करनी पड़ेगी और इस वायर की थिकनेस यानी कि डायमीटर मेजर करना पड़ेगा उस इंस्ट्रूमेंट से। तो हमें इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा और लेंथ मिल जाएगी और रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे। रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे और फिर फॉर्मूला यूज कर लेंगे R इक्वल्स टू रो L बाय A। L हम फाइंड कर चुके हैं, मेजर कर चुके थे, A हम फाइंड कर चुके होंगे, R हम निकाल चुके होंगे, तो रेजिस्टिविटी भी निकल आएगी इससे। अब जरा देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। एक तो ये फैक्ट है कि इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज के तरह से काम करना है। दूसरा फैक्ट ये है कि इस बात पे वर्क करता है, ये कहता है कि इस फैक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है इसकी वर्किंग की कोई वायर है हमारे पास जिसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है। ठीक है ना, जैसे ये वायर हो गई यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। तो अगर इस वायर की हम कोई सेगमेंट ले लें, सपोज यहां से यहां तक की लेंथ ले लें या ये लेंथ ले लें या ये लेंथ ले लें या ये लेंथ ले लें, कोई भी हमने एक सेगमेंट ले ली, तो उस सेगमेंट की जो रेजिस्टेंस होगी वो रेजिस्टेंस इसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि एरिया तो कांस्टेंट हो गया, मटेरियल कांस्टेंट हो गया आपका, जो भी आपने मटेरियल लिया है, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है ना, या कोई और मैग्नेन, जो भी आपने मटेरियल लिया वो कांस्टेंट हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट हो गया। अब जो सेगमेंट लोगे, जिसकी लेंथ जितनी बड़ी लेते जाओगे, उसी के प्रोपोर्शन में रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। और अब अगर इस वायर में करंट फ्लो करता है तो इस वायर के किसी पार्ट के अलोंग जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, सपोज इस पार्ट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो आई तो सभी पार्ट के लिए सेम है, चाहे ये पार्ट ले लो, चाहे ये पार्ट ले लो, चाहे इतना बड़ा पार्ट ले लो, कुछ भी ले लो, सभी के लिए आई सेम है। तो इसका मतलब है पोटेंशियल ड्रॉप आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ के। तो हम कहते हैं कि ये इस फैक्ट पे वर्क करता है कि द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी सेगमेंट ऑफ अ वायर of uniform area of cross section is directly proportional to length of that segment। ठीक है ना, किसी वायर की किसी सेगमेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस सेगमेंट की लेंथ के, प्रोवाइडेड कि उस वायर का मटेरियल और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट हो। ठीक है, तो अब इसकी कंस्ट्रक्शन समझते हैं कि इसमें प्रिंसिपल हमें समझ में आ गया। एक तो हमें समझ में आ गया कि इंस्ट्रूमेंट क्या है, किस काम के लिए यूज करेंगे। दूसरा हमें इसका प्रिंसिपल पता चल गया कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। अब आ जाता है इसका कंस्ट्रक्शन बना कैसे है, तो हम इस कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। एक हमारे पास फ्लैट वुडन बोर्ड है, उस वुडन बोर्ड पे इस तरह की दो मेटल स्ट्रिप्स, थिक मेटल स्ट्रिप्स फिक्स्ड है, और एक तीसरी मेटल स्ट्रिप इस तरह की है जो बीच में फिक्स है। यानी कि एक मेटल स्ट्रिप ये हो गई, बीच में कुछ गैप छोड़ करके दूसरी मेटल स्ट्रिप ये हो गई, फिर कुछ गैप छोड़ करके तीसरी मेटल स्ट्रिप ये हो गई। इन स्ट्रिप्स में कुछ होल्स बने हुए हैं, जैसे मैंने ये मार्क किए हैं, ये होल्स बने हुए हैं। ठीक है, ये स्ट्रिप्स अपनी जगह पे फिक्स है। इसी पे एक मीटर स्केल फिक्स्ड है, आप मान लो। ये एक्चुअली में जस्ट वायर के नीचे होता है। अगर वायर ऐसे जा रही है तो ये स्केल जस्ट इसके नीचे प्रेजेंट होता है, ताकि आपको वायर के किसी भी सेगमेंट की लेंथ लेनी हो तो आप आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मीटर का स्केल हो गया। इस होल और इस होल में हम एक वायर अटैच कर देते हैं यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। ये सेपरेशन 1 मीटर का है, ये स्केल भी 1 मीटर का हमारा, और इसीलिए इसका नाम है मीटर ब्रिज। ठीक है ना, तो 1 मीटर की यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की हमने एक वायर यहाँ पे फिक्स कर दी, AB से शोन है वो वायर आपके पास। ठीक, तो क्या हो गया कंस्ट्रक्शन में अगर हम देखें तो क्या क्या प्रेजेंट है हमारे पास। ये 3 थिक कॉपर स्ट्रिप्स हैं, 1 2 3, 2 की शेप आप देख रहे हो,
उल्टे एल की तरह सीधा करोगे तो एल शेप कह सकते हो आप इसे, और ये एक रेक्टेंगुलर शेप में स्ट्रिप है। इसके बाद आपके पास एक वायर है यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, जो हमने ए बी के बीच में फिक्स कर दी है, ठीक है। इन दो गैप्स में, दो गैप्स थे हमारे पास यहां और यहां, इन दो गैप्स में एक में हम नोन रेजिस्टेंस फिक्स करते हैं। बेसिकली हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं यहाँ पे। रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या हमारे पास फैसिलिटी होती है कि बहुत ढेर सारी रेजिस्टेंसेस हम उसमें वेरी करा सकते हैं, बहुत बड़ी रेंज में, आप समझ लो, ठीक है ना। उसमें कीज प्रेजेंट है, जो की हम पुल करेंगे उसके अकॉर्डिंगली निकल जाएगी। अगर किसी की के नीचे 5 ओम लिखा और वो की हम निकालेंगे तो 5 ओम की रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो जाएगी। अब 5 ओम के बाद हमने 10 ओम की और निकाल दी मान लो, तो 15 ओम हो जाएगा। हमने 5 ओम की निकाली थी, 5 ओम एक्टिवेट हुआ था, 5 ओम वापस लगाई, 10 निकाली तो 10 हो जाएगा। ऐसे ही 50 ओम की निकाल दी तो 50 हो जाएगा। तो बहुत ढेर सारी हमारे पास रेजिस्टेंसेज हैं, हम उसमें से अपने लिए सूटेबल रेजिस्टेंस सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दो गैप में से किसी एक में रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने इस गैप में कनेक्ट किया, आप चाहे तो यहां भी कनेक्ट कर सकते हैं एक्स वाली जगह पर। दूसरे गैप में, एक में तो रेजिस्टेंस बॉक्स आ गया, दूसरे गैप में क्या करेंगे, वो वायर कनेक्ट कर देंगे जिसकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक्स इज दैट वायर जिसकी हमें रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पहले रेजिस्टेंस के लिए समझ लेते हैं। रेजिस्टिविटी के लिए तो हम बता देंगे कि हमने इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेजर कर लिया, लेंथ इतनी मेजर कर ली है यूजिंग स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर्स, और रेजिस्टेंस हम निकाल चुके होंगे R इक्वल्स टू रो एल बाय ए से रो को सब्जेक्ट बना करके वो भी सेम तरीके से निकलेगा। मतलब बेसिकली तो मेजरमेंट हम रेजिस्टेंस की करेंगे, उसके बाद भले ही हम मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लगा करके दूसरा वर्किंग कर ले और रेजिस्टिविटी कंक्लूड कर ले। तो चलिए अब देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पे हम एक गैल्वेनोमीटर फिक्स करते हैं, उस गैल्वेनोमीटर में एक जॉकी अटैच्ड है। अब ये जॉकी क्या चीज है, गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, प्लस माइनस के साइन मार्क्ड होते हैं, तो कनेक्शन बड़ा आसान होता है। आप पॉजिटिव टर्मिनल पे वायर अटैच कर देते हो, नेगेटिव टर्मिनल पे अटैच कर लेते हो, जैसे आपके कनेक्शन होते हैं। जैसे आपको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है तो आपको मालूम है पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, नेगेटिव वाले को नेगेटिव से, एंड सो ऑन। तो हम क्या, हमारे पास जॉकी क्या है, जो हमने वायर अटैच किए, एक पॉजिटिव टर्मिनल पर अटैच कर दी और दूसरी मान लो नेगेटिव टर्मिनल पे जो वायर अटैच की हमने, उस वायर में हमारे पास एक मेटल की रॉड है, उसका आगे का पोर्शन बिल्कुल वैसा है जैसा जो है स्क्रू ड्राइवर का होता है। आप कह लो फ्लैट वाला स्क्रू ड्राइवर होता है ना, एक स्टार शेप वाला होता है, वो नहीं, फ्लैट वाला, नीचे का पोर्शन बिल्कुल वैसा है, ठीक है। तो ये रॉड हो गई, नीचे का पोर्शन स्क्रू ड्राइवर जैसा हो गया कुछ इसका, तो इसे हम कहते हैं ये जॉकी है, ठीक है। तो एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें जॉकी फिक्स्ड है। बेसिकली हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, जॉकी हम अपने से अटैच कर लेते हैं उसमें। और जहां पे वायर का एक एंड है वहां पे एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, और जहां पे वायर ए बी का दूसरा एंड है वहां पे नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देते हैं। अगर आपने पॉजिटिव टर्मिनल ए पे कनेक्ट किया है तो ये गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, जॉकी नेगेटिव पे अटैच रहेगा। उल्टा कर देंगे आप तो पॉजिटिव नेगेटिव, अकॉर्डिंगली आप कनेक्शंस अपने देख लेंगे कि आपको कैसे करना है, ठीक। तो अब हमने जो है ये कनेक्शन स्टैब्लिश कर दी। यहाँ पे एक टैपिंग की है। टैपिंग की क्या होती है, इस तरह से की होगी, ऊपर से हम प्रेस करेंगे ये नीचे चली जाएगी, तुरंत जाकर के कनेक्शन स्टैब्लिश कर देगी, ठीक है। हम हाथ हटाएंगे तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, तो यानी कि कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। जितनी देर के लिए हम इसे प्रेस करेंगे उतनी ही देर के लिए करंट फ्लो करेगा। अब हमने ये सर्किट स्टैब्लिश कर लिया, हम टैपिंग की को प्रेस करते हैं, यहां से करंट आता है, इस जगह पे पहुंचता है, ये कनेक्टिंग लीड है, कनेक्टिंग लीड से करंट ए पे पहुंचा। जब करंट ए पे आता है तो उसके दो पाथ्स हो जाते हैं, एक वो वायर ए बी के लिए जा सकता है और दूसरा पाथ मेटल स्ट्रिप के थ्रू होते हुए, आर के थ्रू होते हुए आगे जा सकता है। तो दो पार्ट में करंट डिवाइड हो जाता है। यहां से कुछ पार्ट इधर चला गया और कुछ पार्ट आर में चला गया, ठीक है। आर से होता हुआ करंट गैल्वेनोमीटर के लिए पहुंचता है और यहां से भी करंट आता है गैल्वेनोमीटर के लिए। दो टर्मिनल्स पे आपके पास पॉइंट्स हो गए, एक यहां पे है पॉइंट सी और एक यहां जे। अगर सी और जे का पोटेंशियल सेम हो जाए, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ना रहे, तो इधर से जो करंट आया था वो इसमें फ्लो नहीं करेगा और इधर से जो करंट आया था वो इधर फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा इस समय। जो इधर से करंट आया है वो इधर से होता हुआ एक्स के थ्रू होता हुआ बी पे आकर के बैटरी में लौट जाएगा
और जो वायर से आया था वो स्ट्रेट अवे वायर से होता हुआ इधर आ जाएगा अगर गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है, तो हम टैपिंग की को प्रेस करते हैं और इस जॉकी को हम वायर के ऊपर स्लोली स्लाइड करते हैं, सीधा रखते हुए इसे इस तरह से स्लाइड करेंगे वायर के ऊपर। वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं और गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन रखते हैं। किसी एक पोजीशन पे जाकर के डिफ्लेक्शन जीरो हो जाती है। जैसे ही जीरो होती है तो वहीं पे हम रोक देते हैं। इस पॉइंट को जहां पे डिफ्लेक्शन जीरो हो रही है हम नल पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि नल का मतलब यहाँ जीरो से है, नल पॉइंट यहाँ जहाँ गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो हो गई, यानी कि नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ये पॉइंट मान लो हमारा जॉकी यहाँ पे जहाँ जे टच कर रहा था, स्केल इसके नीचे होता है, जॉकी ऐसे वायर पे ऊपर टच कर रहा होता है। ये वायर हो गई, मेरे हाथ को स्केल की तरह समझ लीजिए, ये जॉकी हो गया, तो नीचे तुरंत मुझे रीडिंग दिख जाती है कि किस जगह पे जो है मेरे पास नल पॉइंट मिला है। तो यहां से यहां तक की लेंथ मिल जाती है, सपोज वो L मिल गई मेरे को, तो बाकी बची हुई लेंथ 100 माइनस L इन सेंटीमीटर हो गई। ये सारी सेंटीमीटर में लिखी है दोनों लेंथ मैंने, 1 मीटर की वायर थी यानी कि 100 सेंटीमीटर की, L लेंथ ये हो गई, 100 माइनस L ये हो गई। ठीक है, अब अगर आप देखो तो करंट कैसे फ्लो किया, करंट यहां से आया, दो पार्ट में स्प्लिट हुआ, एक इधर गया एक R में गया। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसका एक व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट बना लेते हैं। बैटरी से करंट निकला, ए पे पहुंचा, ये पॉइंट ए हो गया, ए से दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, एक इस वायर एजे में जा रहा है। मान लो इस वायर की रेजिस्टेंस सिग्मा है पर यूनिट लेंथ, वायर की रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ सिग्मा है, तो ये वाली जो रेजिस्टेंस है आपके पास वो हो गई सिग्मा एल, और ये पॉइंट हो गया आपके पास जे फिगर में, ए से जे बी के बीच की रेजिस्टेंस सिग्मा एल। और दूसरा जो ए से करंट गया था वो आर में गया था, तो ये रेजिस्टेंस हो गई आर, जो भी रेजिस्टेंस आपने रेजिस्टेंस बॉक्स से एक्टिवेट की थी वो वाली रेजिस्टेंस। आर से जाने वाला करंट अननोन रेजिस्टेंस एक्स से होके गया और बी पे पहुंच गया, और दूसरा करंट जो जे पे आया था वो फर्दर वायर में आगे गया और जे से होता हुआ बी पे चला गया, यानी कि ये वायर के दूसरे सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी लेंथ 100 माइनस एल थी, तो इसकी रेजिस्टेंस हो गई सिग्मा इंटू 100 माइनस एल, ये इस पार्ट की रेजिस्टेंस हो गई। अब हमें चारों रेजिस्टेंस मालूम है। गैल्वेनोमीटर हमारा कैसे कनेक्टेड, ये कौन सा पॉइंट हो गया, दिस इज सी, और गैल्वेनोमीटर कैसे कनेक्टेड है, यहाँ पे हमारा गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है इन दो के बीच में। गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो हमें मालूम है दिस रेजिस्टेंस बाय दिस रेजिस्टेंस, आप दिस बाय दिस भी कह सकते हो, दिस बाय दिस भी कह सकते हो, मैंने ये रिएक्स निकालना मुझे, तो x अपॉन r इक्वल्स टू सिग्मा 100 माइनस एल, सिग्मा टाइम्स 100 माइनस एल अपॉन ये वाली रेजिस्टेंस दैट इज सिग्मा एल। अब सिग्मा का नो नो आप देख रहे हो हमारे लिए जरूरी नहीं है, हम मान लेते हैं कि वायर की रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लेट इट बी सिग्मा, ठीक है ना। तो ये सिग्मा सिग्मा हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो अब x को अगर सब्जेक्ट बनाए तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। एल हमने मेजर कर लिया था तो 100 माइनस एल भी मेजर टर्म हो गया, यानी कि दिस होल ब्रैकेट इज नोन टू अस, और आर जो भी हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में एक्टिवेट की थी वो हमें पता थी, तो अब एक्स अननोन रेजिस्टेंस थी वो हमने फाइंड आउट कर लिया। दिस इज हाउ मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज वर्क्स। चलिए एक और इंस्ट्रूमेंट समझते हैं, पोटेंशियोमीटर। अब ये पोटेंशियोमीटर जो है वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है। वर्सेटाइल का मतलब इसके कई काम हो सकते हैं, इसको कई पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है। इनमें से जो कुछ कॉमन पर्पसेस हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे, उनमें से एक है कि दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करना, ठीक है, फिर किसी सेल की टर्मिनल वोल्टेज मेजर करना इससे, या फिर से स्टार्ट करते हैं, किसी सेल का ईएमएफ मेजर करना सबसे पहले, दूसरी चीज दो सेल्स के ईएमएफ का कंपैरिजन करना, तीसरी चीज सेल की टर्मिनल वोल्टेज मेजर करना, और चौथी चीज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल मेजर करना। हम इस इंस्ट्रूमेंट के 4 यूजेस देखेंगे। तो सबसे पहले समझ लें कि ये इंस्ट्रूमेंट बना कैसे हुआ है और किस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, ये चीजें हम समझते हैं। क्योंकि हमें ये तो समझ में आ गया, हम लिख देंगे इट इज अ वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज जनरली यूज्ड टू फाइंड ईएमएफ ऑफ अ सेल, कॉमा टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 cells, टू फाइंड द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल, कॉमा या एंड टू फाइंड द
इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। आप ऐसे किसी वायर की रेजिस्टेंस भी इससे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आप जरा देखते हैं कि बना कैसे है और इसका प्रिंसिपल क्या है। पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। हमारे पास एक वुड का बोर्ड है, उस वुडन बोर्ड पे थिक कॉपर की कुछ स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, जैसे ये लगी हुई स्ट्रिप्स। इससे ज्यादा भी हो सकती है उसमें नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, मैंने उतनी शो की है जितनी मैं यूज करूंगा इस फिगर में। ठीक है ना, देयर में बी मोर नंबर ऑफ स्ट्रिप्स। इन स्ट्रिप्स में होल्स प्रोवाइडेड है, ये होल है, ये होल है, फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सुटेबली अरेंज स्ट्रिप्स है। स्ट्रिप्स के बीच का जो सेपरेशन है वो 1 मीटर का है। इसका मतलब है यहाँ पे अगर मैं वायर लगा दूं ये, तो ये 1 मीटर की वायर है, ये एक और 1 मीटर की वायर है, ये एक और 1 मीटर की वायर है, ये एक और 1 मीटर की वायर है। तो ऐसे हम ढेर सारी 1-1 मीटर की वायर्स लगा सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, हमें एक बहुत लंबी वायर मिल जाएगी। कैसे, देखो थोड़ी देर के लिए इसी सर्किट को देखते हैं। मान लो ये की क्लोज है, करंट यहाँ से आता है, इसमें एंटर करता है, तो ये गया 1 मीटर में, इधर गया 1 मीटर और 2 मीटर की वायर होगी, इधर गया 3 मीटर, इधर गया 4 मीटर। ऐसे हमने एक और लगा रखा हो तो 5 मीटर, एक और लगा रखा होता तो 6 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर। हम काफ़ी लंबी वायर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें एक ही लेंथ में बहुत बड़ी दूर जाने की जरूरत नहीं है। 1 मीटर जा करके फिर हमने इस तरह से अरेंजमेंट कर लिया। लॉन्ग वायर है हमारे पास काफ़ी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन, जिसमें हमने समझ लिया कुछ थिक कॉपर स्ट्रिप्स है, 1-1 मीटर की, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, एक ही मटेरियल की बनी हुई वायर्स यहाँ पे सेगमेंट्स में 1-1 मीटर के सेगमेंट में अटैच्ड है इन स्ट्रिप्स में। इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन समझते हैं कि कैलिब्रेशन कैसे करेंगे, फिर यूजेस समझ में आएंगे हमें। ये जो सर्किट बना हुआ अभी कैलिब्रेशन के बना हुआ, यहाँ पे क्या है, एक रियोस्टैट लगा आपके पास। दिस इज द रियोस्टैट। रियोस्टैट क्या है, इसमें हम रेजिस्टेंस अपने अकॉर्डिंगली सुटेबली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से दिखाया जाता है। बेसिकली आपको मालूम है लेंथ के प्रोपोर्शनल है। अभी जैसे यहां से आएगा करंट, तो इधर से आकर के इस पाथ से जाएगा करंट, तो यहाँ इतनी लेंथ यूज हो रही है, अगर मैं इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर दूं तो ज्यादा लेंथ यूज होने लगेगी, ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हो एक रेजिस्टेंस है, हम उसके अलग अलग लेंथ को यूज करके अलग अलग रेजिस्टेंसेस कर सकते हैं इसमें एक्टिवेट। तो ये रियोस्टैट है हमारे पास। ठीक है, ये टैपिंग की जब हम क्लोज करते हैं तो इसमें से करंट फ्लो करता है, अमीटर उस करंट को रीड करता है। ये कोई मैंने यहाँ पे, यहाँ से लेकर के इस पॉइंट को मान लेते हैं ये ए है, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो एंड ए हो गया, और जो नेगेटिव टर्मिनल से वायर का एंड कनेक्टेड है वो बी हो गया। ठीक है, तो टोटल वायर हमारे पास ए बी हो गई, जो इस केस में फिगर के अकॉर्डिंगली 4 मीटर की है। बाकी इसकी लेंथ 4 से ज्यादा भी हो सकती है, 4 से कम भी हो सकती है। हम लंबी वायर प्रेफर करते हैं, आगे बताऊंगा क्यों। जितनी लंबी वायर होगी उसका एडवांटेज क्या हमारे को, उसको भी समझेंगे। हमने टैपिंग की, क्लोज की, रियोस्टैट की वैल्यू एडजस्ट की, तो एक करंट मिल गया इसमें, और यहाँ पे एक हमारे को इस लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ये वोल्टमीटर रीड करने लगा। इसके नीचे भी स्केल लगा हुआ है, उसी तरह से जैसे हमारे स्लाइड वायर ब्रिज में या मीटर ब्रिज में लगा था वैसा स्केल लगा है, तो हम लेंथ आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो यहां से यहां तक की ये लेंथ हमने L मेजर कर ली। इस L लेंथ के अक्रॉस हमारे को पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, कितना है, तो हम क्या कर सकते हैं, वायर की पर यूनिट लेंथ, पर सेंटीमीटर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये निकाल सकते हैं। मान लो ये पोटेंशियल डिफरेंस V मिला और ये लेंथ L है, तो हमने सिंपल यूनिटरी मेथड लगाना है। L लेंथ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यूनिट लेंथ के लिए कितना होगा, V/L होगा। तो ये V/L जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाएगा। dV/dx भी लिख सकते हैं, dV/dL भी लिख सकते हैं साहब। दिस विल बी पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल विद लेंथ। ठीक है, ये हमने डिटरमाइन कर लिया। अब हमारा ये इंस्ट्रूमेंट हमारे किसी भी पर्पस के लिए जो हमने करना है उसके लिए रेडी है। ठीक है, ये किसी भी पर्पस के लिए अब हमारे लिए रेडी हो चुका है। अब ना तो हम रियोस्टैट की वैल्यू चेंज नहीं करनी है हमारे को। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसको हटा देंगे यहां से, ये चीज हमने हटा दी। अब मान लो हमें एक सेल का ईएमएफ मेजर करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उस सेल का कनेक्शन यहां पे करेंगे। अननोन ईएमएफ का सेल है, हम उसको इस जगह पे कनेक्ट करेंगे। कनेक्शंस देखिएगा कैसे हैं।
ये इस तरह का, मतलब यहाँ पे ये वायर इसको टच नहीं कर रही है, हम इसके ऊपर से लेके गए हैं वायर, ठीक है ना। जैसे ये जा रही है तो ऐसे टच करती हुई नहीं जा रही है, इस ऊपर से लेके गए या इसके नीचे से लेके गए, ऊपर से लेके गए बेसिकली यहाँ पे। तो इस तरह से ये वायर हमारे पास जो है हो गई। देखो बैटरी का, जिस सेल का हमें ईएमएफ मेजर करना है, मान लो इस सेल का ईएमएफ ई है जो हमें पता नहीं है, विच वी वांट टू डिटरमाइन। ये सेल हमारा ड्राइवर सेल है। अब हमने इस सेल को कैसे कनेक्ट किया, जहां ड्राइवर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड था उसी जगह पे इस सेल का भी पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया। इसके दूसरे टर्मिनल पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, विच इज अटैच्ड विद अ जॉकी। हम टैपिंग की प्रेस करेंगे और इस जॉकी को हम स्लाइड कराएंगे तब तक जब तक कि हमें नल पॉइंट नहीं मिल जाता, यानी कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 नहीं हो जाती। मान लो वो यहां पे मिला, तो अब कितनी वायर के अक्रॉस ये सेल बैलेंस हुआ है वो देखें। यहां से लेके ये वाली लेंथ प्लस यहां से लेकर के यहां ये वाली लेंथ, यानी कि ए से जे तक की लेंथ बोलेंगे तो यहां से चलेंगे वायर के अलोंग, यहां तक आएंगे, ये ए जे लेंथ हो जाएगी, से स्मॉल एल लेंथ है। ये स्मॉल एल लेंथ के अक्रॉस ये सेल बैलेंस हो गया। अब देखो हमने क्या निकाला था, पोटेंशियल ग्रेडियंट। हमको मालूम था पर सेंटीमीटर कितना जो है पोटेंशियल ड्रॉप होता है। अभी भी पोटेंशियल ड्रॉप तो वही है क्योंकि सेल वही लगा हुआ है, सर्किट भी वही है। इस सर्किट में, इस पार्ट में तो कोई करंट है नहीं, जो करंट आया वो इसी पार्ट से फ्लो करके जा रहा है। और जब ये सेल एब्सेंट था, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा था, तो भी इसी तरह से फ्लो करके जा रहा था, ठीक है ना। कोई पाथ में चेंज नहीं है, कोई इस सेल के ईएमएफ में चेंज नहीं है, रियोस्टेट आप हम हिला नहीं रहे हैं, सर्किट की रेजिस्टेंस में चेंज नहीं है, तो अभी भी पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही रहेगा, करंट वही फ्लो करेगा जो पहले फ्लो कर रहा था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, बैलेंसिंग लेंथ मिल गई हमें उस बैलेंसिंग लेंथ को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही बैलेंसिंग लेंथ को पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहां से लेकर के यहां तक के बीच में, ए और जे के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मिल जाएगा। इस वायर के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो दो पॉइंट्स के बीच में इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। आपने इस पाथ से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लिया है, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस पाथ से भी होगा। और इस पाथ में कोई करंट तो है नहीं, तो एक ही पोटेंशियल डिफरेंस है ई, यानी कि वो पोटेंशियल डिफरेंस आपको ई मिल जाएगा। जैसे अननोन सेल का ईएमएफ ई था, मान लो पोटेंशियल ग्रेडियंट के था, बैलेंसिंग लेंथ एल थी, तो हमने के एल कर दिया, के हमें पहले से पता था, तो हमारे को इस सेल का ईएमएफ मिल गया, ठीक है ना। दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कि हम इससे सेल का ईएमएफ कैसे निकालेंगे। अब आ जाता है दो सेल्स के ईएमएफ का कंपैरिजन करना हमारे पास, ठीक है ना। लेकिन उस पर जाने से पहले एक चीज समझ लीजिए, वो क्या चीज है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा ये सेल बैलेंस भी होगा या नहीं होगा, हमारे कनेक्शन सही है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को एंड ये जे पॉइंट, जॉकी को ए पॉइंट के बहुत पास में टच कराता है। गैल्वेनोमीटर सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर है, बीच में जीरो होगा, नीडल इधर होगी, इधर और इधर डिफ्लेक्शन हो सकता है। जैसे ही हमने यहाँ पे टच कराया तो गैल्वेनोमीटर ने एक तरफ डिफ्लेक्शन शो कर दिया। हम तुरंत क्या करते हैं, दूसरे एंड के पास कहीं पे टच करा देते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर अब डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में शो कर रहा है तो इसका मतलब हमने कनेक्शन तो ठीक कर रखे हैं, क्योंकि पहले अगर नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट हुई थी जब ए के पास था, और जब हम बी के पास लेके गए तो नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट हो चुकी है, इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं जीरो भी आता होगा, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन दूसरे साइड पे हमारे पास। दूसरी चीज का ध्यान रखिएगा, इस सेल का ईएमएफ इस ड्राइवर सेल के ईएमएफ से छोटा होगा तभी आप इसका ईएमएफ फाइंड आउट कर पाओगे। ये 12 वोल्ट का है, ये 12 वोल्ट से कम की वैल्यू का होगा तो आप निकाल पाओगे, लेकिन अगर ये 12 वोल्ट से ज्यादा हो गया तो क्या होगा। अब आपको मालूम है इस पूरी वायर में भी जो मैक्सिमम ड्रॉप पॉसिबल है वो 12 वोल्ट का है, जबकि उससे भी कम होगा। रियोस्टेट भी आपने कुछ यूज किया होगा, लेकिन फिर भी अगर मान लो रियोस्टेट की वैल्यू आपने 0 रख दी तो क्या होगा, मैक्सिमम ड्रॉप तो 12 वोल्ट का ही हो सकता है, और आप बैलेंस करना चाहते हो 14 वोल्ट, तो इम्पॉसिबल है कि हो सके, तो फिर हमें नल पॉइंट कभी नहीं मिलेगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये वाला ईएमएफ इससे बड़ा हो जाएगा तो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे दो सेल्स के ईएमएफ का कंपैरिजन कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने डबल पोल स्विच लगा दिया है, या दो अलग अलग स्विच भी लगा सकते हैं हम कनेक्शंस के लिए। टैपिंग कीज जो यहाँ पे प्रेस करेंगे वो अटैच हो जाएगा हमारे पास गैल्वेनोमीटर से। पहले हमने क्या किया, कनेक्शन टर्मिनल 1 का एस्टैब्लिश किया गैल्वेनोमीटर के साथ।
तो इसका मतलब ये सर्किट हमारा सीरीज में और ये सर्किट सीरीज में नहीं है। अब हमने क्या किया, जॉकी को स्लाइड कराया तब तक जब तक कि हमें नल पॉइंट नहीं मिल गया। अब मान लो वो नल पॉइंट मिला L1 लेंथ के लिए, तो हमने E1 की वैल्यू लिख दी, E1 इक्वल्स टू KL1। उसके बाद हम क्या करेंगे, यही वाला स्विच शिफ्ट कर देंगे सेकंड पोजीशन पे, यहां से शिफ्ट हो जाएगा इस पे, ये सेल सर्किट के बाहर हो जाएगा, सर्किट में आ जाएगा E2 EMF वाला सेल। फिर से हम जॉकी स्लाइड कराएंगे, कहीं पे जाकर के हमें बैलेंसिंग लेंथ मिल जाएगी, यानी कि नल पॉइंट मिल जाएगा। वो मान लो बैलेंसिंग लेंथ मिलती है L2 लेंथ पे जाकर के बैलेंस होता है। पहले सेल के लिए ऐसे लेंथ मेजर की थी, E1 आई थी, दूसरा सेल मान लो यहीं पे बैलेंस हो गया, E2 है, इधर भी बैलेंस हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं पे बैलेंस हुआ, वो लेंथ L2 हो गई हमारे पास E2 के बैलेंस की। तो इसका मतलब E2 इक्वल्स टू KL2 हो गया। इस केस में हमें K का पता होना जरूरी नहीं है, K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। हमें जरूरी नहीं है कि हमें कैलिब्रेशन करना होगा, हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना होगा, हम बिना निकाले भी कर सकते हैं इस चीज की वर्किंग, क्योंकि अब हम दोनों को डिवाइड करेंगे, कंपेयर करने जा रहे हैं। K कुछ भी होता हो, है तो कांस्टेंट ही पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ, क्योंकि सर्किट में करंट हमेशा क्या है, ये फ्लो है सर्किट के करंट का आपका, ठीक है ना। इस तरह से फ्लो, चाहे ये सेल कनेक्टेड हो या ना कनेक्टेड हो, क्योंकि आप नल पॉइंट ऑब्टेन करते हो तो इन सेल से तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, और जब सेल से करंट फ्लो नहीं करता है तो उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके ईएमएफ के बराबर होता है। तो डिवाइड कर दो इन दोनों को, E1 अपॉन E2 किया हमने, तो ये हमारे पास आ गया L1 अपॉन L2। इससे हमें दोनों सेल्स के ईएमएफ का कंपैरिजन कर लिया हमने, ठीक है ना। इसमें भी ध्यान रखना होगा, अगर इन दोनों में से किसी भी सेल का ईएमएफ ED से बड़ा हो गया, ड्राइवर सेल के ईएमएफ से बड़ा हो गया, तो फिर बैलेंस नहीं होगा वो। इसका मतलब हम उन्हीं सेल्स को कर पाएंगे जिनको जो है, जिनका ईएमएफ छोटा होगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। उसके लिए देखते हैं सर्किट, देखिए आप कैसा है हमारे पास। ऊपर वाला सर्किट तो हमारा जो ड्राइवर सर्किट है उसे तो हमने डिस्टर्ब नहीं किया, वो एज इट इज है। ये वो सेल लगा हुआ है जिसका लिए हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब इसको हमने क्या किया है, एक और नोन रेजिस्टेंस है, या यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स कह लो आप, लगा हुआ है, जिस वजह से जो भी नोन रेजिस्टेंस आ रहा है वो हम एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है ना। उसके साथ कनेक्ट कर रखा, और एक और टैपिंग की लगाई हुई है हमने, ये बिल्कुल ऐसी ही की है, टैप करेंगे तो ऑन हो जाएगी, हाथ हटाएंगे तो ओपन हो जाएगा सर्किट, ठीक। चलिए अब देखते हैं क्या करते हैं। पहले हम ये वाली टैपिंग की K1 प्रेस करते हैं। जब टैपिंग की K1 हम प्रेस करते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो करने लगता है, हम जॉकी को स्लाइड कराते हैं। अभी K2 ओपन है, ये सर्किट आपका इनकम्प्लीट है, इसमें करंट नहीं फ्लो कर पाएगा क्योंकि यहां से की को क्लोज नहीं किया गया है। तो जो भी करंट आएगा उसका पाथ ये बन रहा है अभी आपके पास फ्लो के लिए। अब हम जॉकी को स्लाइड कराते हैं इसके ऊपर। जब जॉकी को स्लाइड कराते हैं तो हमें कहीं नल पॉइंट मिल जाता है, सपोज पोजीशन J पे, यहाँ पे नल पॉइंट मिल गया। ये लेंथ L है जिसपे हमारे को नल पॉइंट मिल गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ, ये वाली लेंथ वायर की प्लस ये वाली वायर की लेंथ लेकर के हम टोटल लेंथ कह रहे हैं L पे हमारा सेल बैलेंस हो गया। इस समय सेल से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। जब सेल से करंट नहीं फ्लो कर रहा होता है उस समय सेल के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ होता है। इसका मतलब सेल का ईएमएफ हमारे को ऑब्टेन हुआ है कि वो बैलेंस होता है लेंथ L1 के। हमने अज्यूम कर लिया कि K पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो हमने E को लिख दिया E इक्वल्स टू KL, ठीक है। इसमें K हमें पता हो तो भी अच्छी बात है, नहीं पता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी हमारे को जरूरत नहीं पड़ेगी, लेटर ऑन ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस की को क्लोज करते हैं और इस की को भी क्लोज कर देते हैं। अब दोनों की क्लोज हो गई हमारी। जब दोनों की क्लोज हो गई उसके बाद हम नल पॉइंट ढूंढते हैं। अब नल पॉइंट ढूंढना तो गैल्वेनोमीटर में तो करंट नहीं है, उस समय नल पॉइंट है, लेकिन इस सर्किट में तो करंट फ्लो कर सकता है ना, तो इस सर्किट में करंट फ्लो करने लगा। अब इस सेल से तो करंट फ्लो कर रहा है, अगर सेल से करंट फ्लो कर रहा है तो इस समय इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसकी टर्मिनल वोल्टेज होगी। ये वाला टर्मिनल A के पोटेंशियल पे है और ये वाला टर्मिनल मान लो J डैश पे जाके बैलेंस होता है, J डैश पे है, तो A और J डैश के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसकी टर्मिनल वोल्टेज होगी। मान लो इसकी टर्मिनल वोल्टेज V है, तो V को हम लिख सकते हैं अब
के एल डैश। ठीक है, अब हमें मालूम है डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल का केस है हमारे पास। हम पीछे के फॉर्मूले थोड़े से रिकॉल करें तो हम ऐसे लिखा करते थे कि E माइनस वी इक्वल्स टू आई आर, या आई आर इक्वल्स टू कह देता हूं, आई आर इक्वल्स टू E माइनस वी। इसका मतलब है R का मीनिंग होता है E माइनस वी अपॉन आई। ये I कौन सा करंट है जो इस सेल से फ्लो कर रहा है, ये वाला करंट जो ऐसे फ्लो करेगा, उस करंट की बात कर रहा है। नाउ R इक्वल्स टू E माइनस वी अपॉन, इस सेल से अगर I करंट फ्लो कर रहा है तो यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, दैट विल बी V इक्वल्स टू I इंटू कैपिटल R। कैपिटल R ये रेजिस्टेंस, I ये वाला I जो इसमें फ्लो कर रहा है आपके पास। तो अगर V इक्वल्स टू आई आर हो जाएगा तो I का मतलब हो जाएगा V बाय R। तो इस I को मैं V बाय R से रिप्लेस कर दूं, तो अब स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास E माइनस वी अपॉन V इंटू कैपिटल R। इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, R इक्वल्स टू E बाई वी माइनस 1 इंटू R। E बाई वी यहां से कर लें तो E बाई वी करते ही क्या होगा, देखिए R की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, E बाई वी के कैंसिल हो जाएगा, L बाई एल डैश माइनस 1 इंटू R। एक्सपेरिमेंट में आपने L भी मेजर किया था, L डैश भी मेजर किया था, और आपको R पता था, या तो आपने एक ही रेजिस्टेंस नोन लगाई थी या फिर आपने जो है क्या किया था, रेजिस्टेंस बॉक्स से एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एक्टिवेट की थी, उसकी वैल्यू आपको पता था, वो आपने 10 ओम की 20 ओम की, 50 ओम की, 100 ओम की, 1000 ओम की, जैसी भी कंडीशन रही होगी वैसी आपने एक्टिवेट की थी, और उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे मिल गया। तो ये R भी कैलकुलेट करने का तरीका हमें मालूम चल गया। देखो, जो अब तक हमने जो इंस्ट्रूमेंट्स देख लिए, मीटर ब्रिज मेनली और पोटेंशियोमीटर, ठीक है, इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एक बात समझो कि हमें जो नल पॉइंट ऑब्टेन करना चाहिए वो कहीं ना कहीं हमारे वायर सेगमेंट के बीचों बीच होना चाहिए। वायर के बीच, सेगमेंट नहीं, टोटल वायर जो यूज कर रहे हैं उसके समवेयर वेरी क्लोज टू द मिडिल पॉइंट होना चाहिए, उतना अच्छा होगा हमारे लिए। इसका मतलब अगर आप मीटर बेस यूज कर रहे हो तो उसमें तो 1 मीटर की वायर है, तो उसका 50 सेंटीमीटर के आसपास हो, आप मान लो 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में हो। नल पॉइंट हमें ऐसे ऑब्टेन करना चाहिए, एंड्स के पास में नहीं ऑब्टेन करना चाहिए। कारण क्या है, एंड्स के पास ऑब्टेन करने में, जब आप एंड्स के पास ऑब्टेन करोगे, मान लो आपने यहां पे ही नल पॉइंट मिल गया, वेरी क्लोज टू ए या वेरी क्लोज टू बी मिल गया, तो जो एक वायर का पार्ट ये बचेगा, इस पार्ट की रेजिस्टेंस बहुत छोटी सी होगी, बहुत स्मॉल लेंथ हो गई। अब तक आपने क्या किया है, आपने जो भी रेजिस्टेंस दी है वो इन वायर्स की रेजिस्टेंस मानी है, या अगर यहाँ पे आपने कोई रेजिस्टेंस एक्टिवेट की हुई है तो वो रेजिस्टेंस मानी है। इन कॉपर स्ट्रिप्स की तो रेजिस्टेंस नहीं मानी है। ऐसे ही मीटर ब्रिज में भी कॉपर स्ट्रिप की तो रेजिस्टेंस नहीं मानी है आपने। एक्चुअल में तो उस कॉपर स्ट्रिप की भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, हमने उसे थिक मेटल स्ट्रिप बोला था, थिक कॉपर स्ट्रिप, उसकी भी कुछ रेजिस्टेंस होगी, पर उसकी रेजिस्टेंस काफी कम थी इसके कंपैरिजन में, तो हमने उसे निग्लेक्ट कर दिया। लेकिन आप सोचो, अगर ये छोटी सी लेंथ हो गई, इस छोटे से पार्ट की छोटी सी रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, क्या उसे निग्लेक्ट करना जस्टिफाइड है? ये तो गलती है भाई। छोटी चीज के कंपैरिजन में आप छोटी चीज को नहीं कर सकते हो, दोनों कंपेरेबल हो गई, तो आप एक को निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसकी वजह से हमारे इसमें एरर आ जाता है। अगर हम मिनिमम एरर रखना चाहते हैं तो हमें सेंटर के पास में मिलना चाहिए, क्योंकि एंड्स के पास नल पॉइंट करने की वजह से एरर ऑब्टेन हो रहा है, तो ऐसे एरर को हम कई बार नाम देते हैं एंड एरर। ठीक है।